मोअज़्ज़ज़ अहबाब अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी एक ऐसे किरदार की है जिसे शैतानों का पीर, तिलिस्मी शख्सियत, सेक्स मशीन, टाइम ट्रैवलर, रूसी मलका का आशिक जैसे लक़ब मिलते रहे हैं, लेकिन वाकई इस शख्स की कहानी इतनी ही तहलका खेज है। तो चलिए इसकी कहानी जानने की जुस्तजू करते हैं। सामिन इकराम, ग्रेगरी रास्पुतीन आरफाना और सूफियाना रंग में रंगे एक किसान थे जिन्होंने अपनी खूबियों से रूस के शाही दरबार को अपना गर्विदा बना लिया था। लेकिन आज से तकरीबन 100 साल कबल उनका कत्ल रूसी अशराफिया के हाथों हुआ जो उनके दुश्मन बन गए थे। लेकिन उनके इस कत्ल की कहानी भी बहुत अजीब थी। अगर हम उनके इस बहिमाना कत्ल का जायजा लेने की कोशिश करते हैं तो इस दौरान मालूम होता है कि इस कत्ल से मुंसलिक बाज़ तफसीलात वाकई हकीकत से ज़्यादा अफसानवी हैं। रूसी तारीख में बहुत कम किरदारों को रास्पुतीन जितनी शोहरत हासिल हुई है और उनका नाम हमेशा स्कैंडल से जुड़ा रहता है। उन्हें सेक्स मशीन और जारीना, जो रूसी शहनशाह की अहलिया का लक़ब था, उनका आशिक तक कहा गया है। लेकिन पहली बात शायद मुबालगा आराई है और दूसरी महज गलत है। रूस में उन्हें मुकद्दस इंसान से लेकर रेंगने वाला जानवर तक कहा गया है। उनके बारे में तौहीन अमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल उस वक्त के इस्लाह पसंद वज़ीर आज़म पीटर स्टोलपेन ने भी किया था। सन 1914 में जंग का आगाज होने के साथ ही चंद अफराद के जहनों में यह फतूर मौजूद था कि तख्त पर बातिल कुव्वतों का साया है। रूसी शहनशाह निकोलस दोम की अहलिया जारीना अलेक्जेंड्रा का ख्याल था कि रास्पुतीन के पास शिफा याब करने की ताकतें मौजूद हैं जिनसे उनके तख्त के वारस और बीमारी में मुब्तला बेटे की मदद हो सकती है। फ्रांस और रूस के इत्तेहाद के हामी अफराद जो जर्मनी को फौजी तौर पर शिकस्त देने के ख्वाहिशमंद थे, वो रास्पुतीन पर रूस की खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाने के शक का इजहार करते थे। सन 1914 के अवाइल में रास्पुतीन ने एक अतालवी सहाफ़ी से कहा था कि खुदा ने चाहा तो जंग नहीं होगी और मैं इसके लिए कोशिशें करूंगा। सामिन इकराम, रास्पुतीन के आखिरी लम्हात के बारे में अभी तक तजस्सुस मौजूद है और इस बात पर भी कि वो सेंट पीटर्सबर्ग में शहजादा फेलिक्स योसिपोव के महल क्यों गए थे। कातलों में से 2 के मुताबिक शहजादा योसिपोव ने 30 दिसंबर 1916 की एक शब रास्पुतीन को इस बहाने बुलाया था कि उनकी अहलिया अरीना उनसे मिलना चाहती हैं। लेकिन अरीना उस वक्त क्रीमिया में वाक़या योसिपोव की जगीर पर अपनी बनी रहायशगाह में मौजूद थी। योसिपोव ने दावा किया था कि वो रास्पुतीन को एक तय खाने में ले गए थे जहां उन्हें जहर मिला के खिलाया गया। लेकिन मुबैना तौर पर रास्पुतीन इससे हलाक नहीं हुए और वो बार बार ऊपर जाकर अरीना से मिलने की ख्वाहिश का इजहार करते रहे। उस वक्त इमारत के ऊपरी हिस्से में रचने वाली साजिश में योसिपोव के साथी भी मौजूद थे जो झूठ मूठ की पार्टी करने का ड्रामा करते हुए ग्रामोफोन पर अमरीकी गाना चला रहे थे और साथ साथ बहुत शोर और उधम भी मचा रहे थे। लेकिन तारीख का ये वर्जन नामुमकिन लगता है। मौजूद दोस्तों, रास्पुतीन अनपढ़ जरूर थे लेकिन वो बेवकूफ हरगज़ न थे। योसिपोव बहुत ज्यादा दौलतमंद थे और अरीना शाही खानदान की एक रुकन थी, लिहाजा रास्पुतीन ने शायद ही ये सोचा होगा कि वो इतनी आसानी से बहक जाएंगे। रास्पुतीन की बेटी मारिया के मुताबिक रूसी वजीर दाखिला अलेक्जेंडर प्रोटोपोव ने रास्पुतीन को मुतनब्बा किया था कि उनको मारने का मंसूबा बनाया गया है। उन्होंने रास्पुतीन को मशवरा दिया कि कुछ दिन लोगों से मिलने से गुरेज करें, लेकिन रास्पुतीन ने उन्हें बताया कि बहुत देर हो चुकी है, लिहाजा अभी तक ये मुअम्मा हल तलब है कि उन्होंने योसिपोव से मुलाकात क्यों की। वो महज केक खाने और मौसीकी के लिए वहाँ नहीं गए थे। ऐसी अफवाहें भी गर्दिश कर रही थी कि जारीना अलेक्जेंड्रा और प्रोटोपोव पार्लियामेंट यानी डोमा को तहलील करने का इरादा रखते थे ताकि डोमा एक हंगामी सूरत हाल मुतारफ करवा के अमन के लिए कोशिशें करें। योसिपोव के लिए यह बहुत आसान था कि वो रास्पुतीन को सल्तनत के हलीफों के साथ मुलाकात के वादे का लालच देकर अपने पास बुला सकें। उस वक्त जो कुछ हुआ उसके बारे में बाकी कातलों के बयान से ऐसा लगता है कि आप किसी डरावनी फिल्म का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। मुबैना तौर पर जब जहर खाने के बावजूद रास्पुतीन हलाक नहीं हुए तो योसिपोव को फायरिंग करना पड़ी, लेकिन रास्पुतीन एक देव की तरह दोबारा उठ खड़े हुए। यहाँ तक कि सर में मारे जाने वाली गोलियां भी रास्पुतीन को रोकने में नाकाम रहीं और वो योसिपोव के घर के सहन में पहुंच गए। मुबैना तौर पर पोर्चकियोच ने रास्पुतीन की कमर में 4 गोलियां मारी, जिसकी
کے بعد وہ گر گئے تو سامعین زہر آلود کیک کا کیا بنا؟ جو لوگ راسپوتین کو اچھی طرح جانتے تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ میٹھی چیزیں کھانے سے انکار کر دیتے تھے۔ راسپوتین کا ماننا تھا کہ میٹھی اشیاء ان کی خصوصی صلاحیتوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ یکے بعد دیگر 4 گولیوں کی آوازیں سننے کے فوراً بعد غارز نے قتل کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی تھی۔ ایک پیتھولوجسٹ نے ان کی موت کی وجہ پیٹ میں گولی لگنے کو قرار دیا تھا۔ اس گولی سے راسپوتین کا بہت سارا خون ضائع ہو گیا تھا۔ اس وقت راسپوتین نے جو شرٹ پہن رکھی تھی اس کے بارے میں متضاد شہادتیں موجود تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں فر کوٹ اتارنے سے پہلے ہی قتل کر دیا گیا ہو۔ قاتلوں نے شاید ان کو اندر قدم رکھتے ہی مار ڈالا ہو۔ راسپوتین کو انتہائی قریب سے گولیاں ماری گئی ہوں اور اس سازش میں شہزادہ یوسپوف کے ساتھ 5 حکومتی افراد اور بھی شامل تھے۔ حالانکہ کچھ لوگوں کا قیاس ہے کہ اس سازش میں اس سے بھی زیادہ افراد شریک تھے۔ ایک اور افسانوی کہانی کے مطابق جب راسپوتین کو مارنے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں تو قاتلوں کو انہیں برفیلے پانی میں ڈبونا پڑا تھا، لیکن پوسٹ مارٹم میں کہا گیا تھا کہ ڈوبنے کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ راسپوتین کو جب پانی میں پھینکا گیا وہ اس سے پہلے ہی دم توڑ چکے تھے۔ معزز ناظرین، سن 1917 میں بلشویک انقلاب کے بعد یوسپوف پیرس جلا وطن ہو گئے اور 80 سال کی عمر تک زندہ رہے۔ پورشکیوچ کو سن 1918 میں پیٹروگراڈ میں گرفتار کیا گیا، لیکن پھر انہیں خفیہ پولیس چیف فیلکس ڈیزرنسکی کے حکم پر رہا کر دیا گیا تھا۔ سن 1920 میں روسی خانہ جنگی کے دوران ٹائفس کے باعث ان کا انتقال ہو گیا۔ بلشویک انقلاب کے دوران ہونے والے تشدد اور انتشار نے راسپوتین کی پیشگوئی کو سچ کر دکھایا جب انہوں نے کہا تھا میرے بغیر سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ انہوں نے نکولس دوم کو لکھے گئے خط میں اپنے ہی قتل کی بھی پیشگوئی کی تھی۔ اگر اشرافیہ نے ایسا کیا تو بادشاہت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر وہی ہوا کہ کمیونسٹ انقلابیوں نے سن 1918 میں شاہی خاندان کے تمام افراد کو قتل کر دیا تھا۔